देखिए बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं ना। आज हम पढ़ेंगे आपेक्षिक या फिर सापेक्ष वेग, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, कैसे हम उसको निकालते हैं, आज हम वो सब स्टडी करेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल में होती क्या है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपने ये चीज़ बहुत बार देखी होगी, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपने कभी नोटिस नहीं किया हो कि क्या ये चीज़ यही होती है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो मे बी अगर आपने वो चीज़ करी है तो आपको याद आ जाएगा। तो पहले तो हम इस चीज़ को, जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है, उसको लॉजिकली समझेंगे, देन हम उसको फिजिक्स के फॉर्मूले से समझेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि क्या हमारा लॉजिक और हमारा फिजिक्स का फॉर्मूला मैच कर रहा है एक्चुअल में, क्या एक्चुअल में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। देखिए ये होती क्या है, रिलेटिव जो वेलोसिटी है वो होती है कि अगर दो वस्तुएं गतिमान हैं, ठीक है, तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष जो वेग होता है, यानी कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष जो वेग या वेलोसिटी होती है, वही हमारी क्या कहलाती है बच्चों? रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। अब हम है ना इसके डेरिवेशन के ऊपर बाद में आएंगे, ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं, देन फॉर्मूले से समझेंगे। फिर जब हमें फॉर्मूला भी पता पड़ जाएगा, लॉजिक भी पता लग जाएगा, तब हम इसके डेरिवेशन पे आएंगे और फिर हम इसके कुछ केस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मुझे आपको रिलेटिव वेलोसिटी बताने की एक्चुअल में ये होती क्या है, ठीक है। तो अब देखो, आप लोगों ने रेलगाड़ी में बैठे हो, आई होप बैठे होंगे, ठीक है। अगर रेलगाड़ी में, जैसे रेलगाड़ी है, मान लीजिए ये आपकी रेलगाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे दो पर्सन बैठे हुए हैं, पी और क्यू, ठीक है, दो पर्सन है, पहला पर्सन है ये और दूसरा है ये। भाई जाते हो ना, आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, तो बताइए आपकी फैमिली का कोई मेंबर आपके साथ बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन में होगा? आप क्या कहेंगे कि वो स्थिर अवस्था में है या गतिमान है? बताइए, उसके बारे में थोड़ा सा आप सोचिए और फिर मुझे बताइए कि आप अपने फैमिली मेंबर के साथ ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप उसके साथ में कहीं जा रहे हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए आपका फैमिली जो मेंबर है वो स्थिर है कि गतिशील है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भाई ट्रेन तो चल रही है लेकिन वो मेंबर ऑलवेज आपके साथ ही बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि वो रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, वो गति नहीं कर रहा है। अब आपने ऐसा क्यों कहा? क्यों? क्योंकि अगर हम ट्रेन में बैठे हुए हैं तो ट्रेन जिस स्पीड से चल रही है, मान लीजिए ट्रेन चल रही है 50 किलोमीटर प्रति आवर, मान लीजिए कि आपकी जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, स्पीड है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रेन के अंदर जो भी व्यक्ति बैठा है या जो भी कोई भी चीज़ है, उसकी भी वेलोसिटी इतनी ही होगी। ये तो आपको पता होगा ना कि यानी कि इस पी पर्सन, यानी कि ये जो पी पर्सन है इसकी भी इतनी ही वेलोसिटी होगी और ये जो क्यू पर्सन है, ठीक है, उसकी भी इतनी ही वेलोसिटी होगी। जब दोनों सेम वेलोसिटी से गति कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के सापेक्ष, दोनों का वेग क्या होगा? जीरो होगा ना भाई। दोनों सेम वेलोसिटी से गति कर रहे हैं तो इसका मतलब एक दूसरे के सापेक्ष, अगर इनके वेग की बात की जाए, एक दूसरे के सापेक्ष, ना कि पर्टिकुलर तो दोनों का वेग इतना ही है जितना हमारी ट्रेन का है। लेकिन अगर मैं कहूँ बताइए पी के सापेक्ष क्यू की वेलोसिटी क्या है, तो आप कहेंगे कि भाई ये तो हमेशा मेरे साथ ही चल रहा है, इट मीन्स जीरो है। इसी तरह से क्यू से पूछा जाए कि बताइए पी किस कंडीशन में है, तो वो भी ये कहेगा कि ये भी मेरे साथ ही बैठा हुआ है, इट मीन्स मेरे रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। देखो ये थोड़ा सा लॉजिकली है और आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व भी करी होगी। अगर आप लोग ट्रेन वगैरह में बैठे होंगे तो आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व भी करी होगी कि ऐसा होता है। अब चलिए, ये तो बात हुई कि इस ट्रेन के अंदर दो पर्सन बैठे हुए थे, उनके आपस में बात हुई। अब लेट सपोज कि कोई बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने कहा आर, क्या कह दिया? आर। अब अगर ये आपसे पूछा जाए इस बंदे से, ये जो आर बंदा है जो ट्रेन के बाहर है, ठीक है,
जैसे ही ट्रेन चलना शुरू करती है, इस आर से पूछा जाए बताइए आर पी और क्यू की क्या वेलोसिटी होगी आपके रेस्पेक्ट में। तो मुझे एक बात बताओ, आप तो ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही है, वो बंदा तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, यानी कि वो स्थिर अवस्था में खड़ा है वो, तो वो आपको क्या करेगा, आगे जाता हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा। ये जो बंदा है ये क्या देखेगा कि P और Q आगे की ओर जा रहे हैं, और कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं, जितनी वेलोसिटी से ट्रेन मूव कर रही है। ऐसा ही तो होगा ना। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए, आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और आपसे पूछा जाए कि बताइए C आपको कैसा दिखाई दे रहा है, तो आपने कभी ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जब आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन आगे की ओर जाती है तो जो चीज़ें रुकी हुई रहती है वो आपको पीछे की ओर गति करती हुई दिखाई देती है क्या? कभी आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है? आई होप करी होगी कि अगर ट्रेन आगे जा रही है तो जो वहाँ के आसपास की वस्तु है ना, आपको लगता है कि वो पीछे की ओर गति करती है, तो वो एक्चुअल में होता किसकी वजह से है? रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि आप अपने रेस्पेक्ट में उस चीज़ का वेग देख रहे होते हो। जबकि एक्चुअल में तो क्या होता है, एक्चुअल में तो वो जो जगह चीज़ें होती है वो रेस्ट पर होती है, विरामावस्था में होती है, वो वहाँ खड़ा होता है, ठीक है। लेकिन आप अपने रेस्पेक्ट में जब उसकी वेलोसिटी देखते हो तो आप ये देखते हो कि जितनी स्पीड से आप आगे जा रहे हो उतनी ही स्पीड से वो वस्तुएं पीछे की ओर जाती हैं। यानी कि अगर P बंदे से पूछा जाए कि बताइए आपको R कैसा दिख रहा है, तो ये कहेगा कि R मुझे पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो भी 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। चलिए, सिमिलरली Q बंदे से पूछा जाए कि बताइए R आपको कैसा दिखाई दे रहा है, तो वो भी यही कहेगा कि R मुझे 50 किलोमीटर प्रति आवर से पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ आप लोग नोटिस अच्छा अगर नहीं भी करिए ना अब तक, तो अब जब नेक्स्ट टाइम ट्रेन में बैठो ना तो ये चीज़ ज़रूर देखना। तो ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी, और ये था इसका लॉजिकली कि हम लोग इसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं, लॉजिकली इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब चलिए, हमने लॉजिकली इसको एक्सप्लेन कर दिया, अब जरा थोड़ा फिजिक्स के फॉर्मूले पे आते हैं और उससे भी समझते हैं कि यहाँ हमने जो ये चीज़ बताई कि एक्चुअल में ऐसा ही होता है। तो चलिए थोड़ा सा फॉर्मूले पे आते हैं। अब देखो, फॉर्मूलों को आपको यहाँ समझना है कि एक्चुअल में हम इस फॉर्मूले को लिख कैसे रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ VAB, फिर मैंने कहा VBA, सॉरी हम PQ ले रहे हैं तो हम लोग PQ ही ले लेते हैं, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने जो बंदे माने हैं वो PQ के रेस्पेक्ट में माने हैं तो PQ ले लीजिए। अगर आप इनको ABC मानेंगे तो ABC ले लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। PQ VP और VPR VRP, पहले हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, वेक्टर लगाया है क्यों? क्योंकि वेग आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, इसमें हमें दिशा को भी इंक्लूड करना होता है, इसीलिए हमने इसके ऊपर वेक्टर लगाया। अब देखिए, पहले आप फॉर्मूले को समझिए कि इसको लिखते कैसे हैं। इसको लिखने का तरीका है PQ, अगर PQ आ रहा है तो जो पहले आता है ना उसके वेग में से दूसरे वाले के वेग को घटा दीजिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे VP माइनस VQ, हमेशा यही रहेगा लिखने का तरीका। अगर PQ है तो VP माइनस VQ लिखेंगे आप, ओके। चलिए, अब QP है तो कैसे लिखेंगे, VQ माइनस VP, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देती हूँ, यहाँ पे ये रहा आपका R, यहाँ बिठा दिया आपने इसको। VPR, बताइए VPR कैसे लिखेंगे, VPR लिखेंगे VP माइनस VR, सही है ना। और VRP कैसे लिखेंगे, VR माइनस VP, है ना। अब देखो, ये हमारे हो गए फॉर्मूले, ओके। अब देखो इनका मतलब क्या है, पहले आप इनका मतलब तो समझिए कि हमने VPQ, VQP, VPR, VRP जो लिखे हैं एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है, पहले ये तो जाने। देखो, VPQ यानी कि जो चीज़ पहले आती है ना उसका तो वेग होता है, और किसके रेस्पेक्ट में होता है, जो चीज़ बाद में आती है। यानी कि इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं कि VPQ का मतलब क्या है, तो हम लिखेंगे P का वेग Q के सापेक्ष। आया समझ में? मतलब किसके रेस्पेक्ट में आप वेग की बात कर रहे हो, जो बाद में है। यानी कि हम Q के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं किसका वेग, P का वेग, जो पहले है
उसका तो वेग देख रहे हैं, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में भाई, रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे हैं तो किसके रिलेटिवली देख रहे हैं, हमें ये भी तो बताना पड़ेगा। तो जो बाद में आता है उसके रिलेटिवली हम देख रहे हैं, इसलिए हमने इसको लिखा p का वेग q के सापेक्ष। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, p का q के सापेक्ष वेग, ऐसे भी आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, p का q के सापेक्ष वेग, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बात तो देखो यही हुआ, p का वेग ही है, यहाँ भी p का वेग ही है, q के सापेक्ष है, q के सापेक्ष है, बस थोड़ा सा वर्ड्स को क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ, p का वेग q के सापेक्ष। तो चलिए फटाफट बताइए v q p का मीनिंग क्या होगा। v q p जो पहले आता है उसकी तो वेलोसिटी होती है, और जो बाद में आता है उसके रिलेटिव उसकी वेलोसिटी होती है। तो q का वेग p के सापेक्ष, इसका मतलब क्या हुआ, v q p, इसका मीनिंग हुआ q का p के सापेक्ष वेग। आया समझ में। चलिए सिमिलरली VPR का मीनिंग क्या हुआ बताइए। VPR का मीनिंग होगा P का वेग R के सापेक्ष, होगा नहीं होगा। तो P का वेग R के सापेक्ष। बस आपको इन चीज़ों का मीनिंग समझना ही इम्पोर्टेंट है। बच्चे यही गलती कर जाते हैं, वो कभी कभी इसका समझ लेते हैं कि Q के सापेक्ष P का वेग देखना है। नहीं, जो पहले लिखा हुआ है उसका वेग हम देख रहे हैं, बाद में जो लिखा हुआ है उसके सापेक्ष। और इस फॉर्मूले को खोलते कैसे है वो भी देख लीजिए। पहले जो आता है उसके वेग में से दूसरे वाले के वेग को हमेशा घटाना होता है। ठीक है, अब सिमिलरली VPR, तो आप लोग लिख लीजिएगा VRP का मतलब क्या हुआ, R का वेग P के सापेक्ष। ठीक है, अब ये चार चीजें हमारे पास में आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि अभी जो हमने ये लॉजिकली एक्सप्लेन किया है कि P और Q एक दूसरे के सापेक्ष हमेशा क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। तो क्या फॉर्मूले से भी ऐसा होता है, अभी देखते हैं। फिर हमने कहा कि अगर R से पूछा जाए कि बताइए P की वेलोसिटी क्या है, तो इसने कहा कि यह 50 किलोमीटर पर होवर से आगे की ओर जा रहा है। सिमिलरली P से पूछा बताइए R की वेलोसिटी क्या है, तो इसने कहा कि यह 50 किलोमीटर पर होवर से पीछे की ओर जा रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है। तो चलिए अब हम इनको एक्सप्लेन भी करते हैं। अब देखिए इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब हमने कहा कि ये हमारी है ट्रेन, P और Q इसके अंदर बैठे हुए हैं, और जो ये R बंदा है ये इसको बाहर से देख रहा है। हमने मान लिया ये 50 किलोमीटर पर होवर से चल रही है। ठीक है, अब पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे VPQ। क्या निकालेंगे बच्चों, VPQ। अब VPQ क्या है, P का वेग Q के सापेक्ष, यही है ना। अब देखिए पहले बताइए VP कितना होगा, ऑब्वियसली उतना ही होगा, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है तो उतना ही होगा जितनी ट्रेन की स्पीड होगी। तो कितना है VP है किलोमीटर पर होवर। सिमिलरली बताइए VQ कितना है, ऑब्वियसली इसकी भी स्पीड क्या होगी, सेम ही होगी। और VR कितना है भाई, ये तो स्थिर है ना, स्थिर है यानी कि इसकी कितनी होगी, 0। चलिए ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। ये दोनों ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए इनकी स्पीड वही होगी जो ट्रेन की होगी। लेकिन ये जो बंदा है ये तो बाहर खड़ा होके देख रहा है, ये गति थोड़ी कर रहा है, इसीलिए ये स्थिर अवस्था में है। तो इसकी स्पीड कितनी होगी, पर्टिकुलर स्पीड है ये, कितनी होगी, 0। अब हम निकालेंगे एक के सापेक्ष दूसरे का वेग। चलिए सबसे पहले निकालते हैं VPQ। बताइए फॉर्मूला क्या कहता है, VPQ क्या होता है, VPQ होता है VP माइनस VQ। बताइए होता है नहीं होता, होता है। रख दीजिए VP की वैल्यू कितनी। अब देखो एक चीज और, जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि हमें उसकी डायरेक्शन को भी इंक्लूड करना होता है। तो अगर आप इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो इधर जाने वाली डायरेक्शन को हमेशा आप क्या लेंगे बच्चों, नेगेटिव लेंगे।
तो यानी कि अगर कोई वस्तु इस दिशा में गति कर रही है तो उसके आगे आप क्या लगाओगे, प्लस साइन लगाओगे, और अगर वो उसके विपरीत जा रही है तो आप उसके आगे क्या लगाओगे, माइनस साइन। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए VPQ निकालिए, रख दीजिए वैल्यू। VP कितना है 50 और आगे की ओर जा रहा है इसलिए प्लस का 50, माइनस तो ऑलरेडी है ही। VQ कितना है 50 और ये भी आगे की ओर जा रहा है इसीलिए प्लस का 50। बताइए कितना आ गया है ये, 50 माइनस 50 बराबर 0। और बताइए हमने यही चीज़ कही थी नहीं कही थी, हमने यही तो कहा था कि अगर P बंदे से पूछा जाए कि Q का वेग कितना है या Q बंदे से पूछा जाए कि P का वेग कितना है तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर ही रहेंगे क्योंकि वो आपके साथ गति कर रहे हैं ना। और बताइए P का वेग Q के सापेक्ष यहाँ से भी 0 आया नहीं आया, यानी कि दोनों का एक दूसरे के सापेक्ष वेग क्या होगा बच्चों, 0 होगा। देखो जो चीज़ हमने अभी लॉजिकली एक्सप्लेन करी उसी चीज़ को हमने फिजिक्स में फॉर्मूले से भी एक्सप्लेन किया है ना, तो ये सही हुआ नहीं हुआ। सिमिलरली अगर VQP आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VQ माइनस VP। इसकी भी वैल्यू रखोगे, ये भी प्लस का 50, ये भी प्लस का 50, माइनस करोगे तो 0 आएगा, तो ये भी कितना आएगा 0। यानी कि इसके सापेक्ष इसका वेग हो चाहे इसके सापेक्ष इसका वेग हो, दोनों ही क्या आ रहे हैं बच्चों, 0 आ रहे हैं ना। तो हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि जो हमने लॉजिकली समझाया था वो हमने हवा में नहीं समझाया था, वो एक्चुअल में होता है ना, और हमने प्रूफ भी कर दिया। अब जरा आर के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या इसके बारे में जो हमने लॉजिकली कहा वो भी सही है या नहीं। चलिए निकालिए। अब देखिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, पहले हम निकालेंगे P के सापेक्ष R का वेग और R के सापेक्ष P का वेग। चलिए यानी कि हमें क्या निकालना है, VPR और VRP। सिमिलरली VRQ और VQR ये भी हम निकाल लेंगे। पहले हम एक निकाल ले, ये क्या है, ये है R का वेग P के सापेक्ष, और ये क्या है, ये है P का वेग R के सापेक्ष। बस पढ़ना देखो आपको आना चाहिए, अगर आपने पढ़ने में मिस्टेक कर दी ना तो फिर आपका क्वेश्चन भी बदल जाएगा, ठीक है, आंसर भी बदल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको इन फॉर्मूलों का मतलब समझ में आना चाहिए कि हम जो ये लिख रहे हैं एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, वो तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना ही पड़ेगा। चलिए पहले निकालिए VPR। VPR का मतलब क्या हुआ, VP माइनस VR, हुआ नहीं हुआ। चलिए VP कितना है, VP है प्लस का 50, माइनस है ही ऑलरेडी। VR कितना है, VR तो है 0, भाई ये तो स्थिर अवस्था में है ना, तो VR कितना है 0। तो बताइए ये कितना आ गया, प्लस का 50 किलोमीटर पर होवर, आया नहीं आया। यानी कि R के सापेक्ष अगर R से पूछा जाए कि बताइए P का वेग कितना है, तो R कहेगा कि ये प्लस 50 आ रहा है। तो प्लस 50 का मतलब क्या हुआ, हमने प्लस वाली डायरेक्शन किसको ली है, आगे की ओर जाने वाले को। तो R कहेगा कि P प्लस 50 किलोमीटर पर होवर से आगे की ओर गति कर रहा है। और बताइए यही चीज़ हमने लॉजिकली समझी थी या नहीं समझी थी ना, तो बताइए ये सही हुई नहीं हुई, हो गई। अब जरा P से पूछ लीजिए भाई R के हालचाल क्या है। चलिए अब हमें निकालना है VRP। VRP का मतलब क्या है, R का वेग P के सापेक्ष, ये होगा VR माइनस VP। VR कितना है 0, माइनस जो है ही हमारे फॉर्मूले में, VP कितना है प्लस का 50। तो बताइए ये कितना आया, माइनस, ये माइनस आया ना, प्लस माइनस माइनस हो गए, माइनस 50 किलोमीटर पर होवर। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि P ये बोल रहा है कि R 50 किलोमीटर पर होवर से पीछे की ओर जा रहा है। पीछे क्यों जा रहा है, क्योंकि माइनस साइन है, तो माइनस साइन हमने किसको माना है, पीछे वाले डायरेक्शन को माना है ना। तो ये कह रहा है कि R माइनस इधर की तरफ गति कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना, वो तो स्थिर अवस्था में है। लेकिन हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर उसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर तो ऑलवेज 0 ही है, हम तो रिलेटिव की बात कर रहे हैं। तो रिलेटिव के अकॉर्डिंग P को R इतनी ही वेलोसिटी से पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली बिल्कुल यही चीज़ हो गई, जैसे मान लीजिए ये दो व्यक्ति है, ठीक है, अब दोनों
अभी एक एग्जांपल हम और करेंगे। ये दोनों व्यक्ति है, ये इधर की ओर मूव कर रहा है और ये इधर, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर इससे पूछा जाए कि बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है, तो अभी हम निकालेंगे कितनी आएगी। सिमिलरली इससे पूछा जाए कि बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है, तो अभी हम वो भी निकालेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल और करते हैं जिससे आपको चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपसे अगर कोई रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पूछे तो आप उसको बता सकते हैं। कोई मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि अपन तो आगे चल रहे हैं, ये चीज़ अपने को पीछे चलती हुई क्यों दिखाई दे रही है, तो आप कहिएगा ये रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से दिखाई दे रही है कि हम अपने सापेक्ष उस वस्तु का वेग देख रहे हैं, इसीलिए ये उतनी ही स्पीड से हमें पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए अब हम क्या समझते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि दो वस्तुएं हैं जो मूव कर रही है। अब देखिए हम करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये दो वस्तुएं हैं, ठीक है। एक कितनी भी स्पीड से आगे की ओर जा रही है, दूसरी वाली वस्तु अदर मतलब अलग स्पीड से पीछे की ओर जा रही है। तो हमें ये देखना है कि इस वस्तु के सापेक्ष इसका क्या वेग होगा, सिमिलरली इसके सापेक्ष इसका क्या वेग होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो वस्तुएं हैं, ठीक है, ये है P और ये है Q, दो बंदे हैं, ठीक है। ये लो दो पर्सन है, ये तो जा रहा है 7 मीटर प्रति सेकंड से आगे की ओर, क्योंकि इस डायरेक्शन को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, पॉजिटिव। ये जा रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड से पीछे की ओर, यानी कि दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं और दोनों की वेलोसिटी भी क्या है, अपोजिट है। अब अगर इससे पूछा जाए, जो Q पर्सन है उससे पूछा जाए बताइए P आपको कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये कहेगा कि पीछे की ओर, क्योंकि जा तो पीछे की ओर रहा है, लेकिन कितनी वेलोसिटी से जा रहा है वो हम अभी कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना है, V P की वेलोसिटी निकालनी है ना, किसके रेस्पेक्ट में, Q के रेस्पेक्ट में, और क्या निकालना है, Q की वेलोसिटी निकालनी है P के रेस्पेक्ट में। दोनों फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए VPQ का मतलब क्या हुआ, P का वेग Q के सापेक्ष हुआ ना, तो इसको हम लिखेंगे VP माइनस VQ, लिखेंगे या नहीं। चलिए VP कितना है, VP ये रहा, ये बताओ 2 मीटर प्रति सेकंड से पीछे की ओर जा रहा है, यानी कि नेगेटिव होगा नहीं होगा, यानी कि हम क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे या नहीं, सही है या नहीं, यही चीज इंपॉर्टेंट है। VP ये रहा P, ये इधर पीछे की ओर, अगर ये मेरा P है, ये पीछे की डायरेक्शन है, तो ये इधर की ओर जा रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमने लिखा -2, माइनस तो यहाँ ऑलरेडी है ही। अब VQ जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे की ओर, इसलिए प्लस का 7, तो ये कितना हो गया, -2 प्लस माइनस माइनस -7 बराबर -9 मीटर प्रति सेकंड। ये आया मेरे पास VPQ और ये आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, P का वेग Q के सापेक्ष, यानी कि इस Q बंदे से पूछा जा रहा है कि V आपको कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये कहेगा कि यह 9 मीटर प्रति सेकंड से पीछे की ओर जा रहा है। और बताओ यही चीज़ अभी हमने पढ़ी थी भाई, दोनों अपोजिट जा रहे हैं तो लॉजिकली भी तो यही तो होगा। ये बंदा कहेगा कि ये 9 मीटर प्रति सेकंड से मेरे अपोजिट जा रहा है, यानी कि पीछे की ओर जा रहा है। अगर मैं आगे चल रहा हूँ तो ये पीछे की ओर जा रहा है, तो लॉजिकली भी समझ में आया और हमने फॉर्मूले से भी निकाल लिया। अब सिमिलरली इससे पूछा जाए कि बताइए ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, तो अब निकालिए VQP। VQP क्या होगा बच्चों, VQ माइनस VP, होगा नहीं होगा, होगा। VQ कितना है, ये रहा, ये प्लस का 7 है क्योंकि ये आगे मूव कर रहा है, माइनस बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी है। VP कितना है, वापस -2 है या नहीं। अब कितना हो गया, प्लस का 7 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 2, ये आ गया प्लस का 9 मीटर प्रति सेकंड। आया नहीं आया, यानी कि Q का वेग, इस P का वेग आया है इसके सापेक्ष, यानी कि इससे पूछा जाए कि ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये कहेगा
कि यह 9 मीटर प्रति सेकंड से आगे की ओर मूव कर रहा है। और फॉर्मूले से भी बताओ वही चीज़ निकली नहीं निकली। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा समझ में आ गया होगा और अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे ना। और प्रैक्टिकली भी आप लोग ये चीज़ें देखते आ रहे हो। तो चलिए अब हम हमारे डेरिवेशन पार्ट पे आते हैं, ठीक है। और अब इसके डेरिवेशन करते हैं। हम कंप्लीटली समझ चुके हैं कि एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, कैसे इसको निकाला जाता है। तो अब चलिए डेरिवेशन पार्ट पे हम आते हैं। वहाँ हम पहले इसका एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। और जो ये फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ ना, ये अभी हम डिराइव करेंगे कि ये आया कहाँ से, ठीक है। और फिर हम कुछ केसेस करेंगे। तो चलिए आते हैं। अब देखिए, पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो वस्तुएं गतिमान है तो एक का दूसरे के सापेक्ष जो वेग होता है वही हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव वेलोसिटी या सापेक्ष, इसको आपेक्षिक भी कहते हैं, कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम करते हैं। माना दो वस्तुएं ए और बी है जो किसी एक्स अक्ष के अनुदिश, हमने दो वस्तुएं ले ली है, एक वस्तु है ए, एक वस्तु है बी, ठीक है। और एक्स अक्ष के अनुदिश, ये एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष के अनुदिश इनके औसत वेग कितने हैं, औसत वेग को हम बार लगा के शो करते हैं। तो आप थोड़ा सा बार लगा लीजिए, वी ए बार और वी बी बार, यानी कि इसका औसत वेग कितना है, वी ए बार, बार लगाना एरो नहीं, और ये कितना है, वी बी बार। चलिए, यदि t बराबर 0 पर वस्तु a और b की स्थिति, यानी कि जब हमने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया तो हमने यह देखा कि यह वस्तु तो x a पॉइंट पर थी और यह वस्तु कहाँ थी, x b पॉइंट पर थी। आया समझ में। अब ये x a और t बराबर 0, ये हम किसके लिए ले रहे हैं, t बराबर 0 के लिए। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे एक तरह से स्लैश लगा के लिख देते हैं t बराबर 0 पे। सिमिलरली इसका कितना है, x b t बराबर 0। तो अब हमें एक t टाइम बाद देखना है, कितने टाइम बाद, कि किसी पर्टिकुलर टी टाइम पर या किसी क्षण टी पर ये किस स्थिति में होंगी। तो चलिए अब आते हैं हम अपने, अब देखिए औसत जो वेग होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, औसत वेग होता है क्या, विस्थापन में परिवर्तन की दर। नॉर्मली ये भी फॉर्मूला होता है, वैसे तो हम परिवर्तन लेते हैं, ठीक है, x अपॉन टी। यहाँ से आप निकाल लीजिए x की वैल्यू। जब मैंने x की वैल्यू निकाली तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस गुना करना पड़ेगा। तो ये आ गया v बार इंटू टी। आया समझ में। चलिए अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा आप लोग याद करिए कि जब हमने गति की इक्वेशंस पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि अगर हम प्रारंभिक स्थिति को 0 नहीं माने तो हम x के स्थान पे x माइनस एक्स नॉट लिखते हैं। अगर प्रारंभिक स्थिति 0 नहीं है तो, ठीक है, और अगर प्रारंभिक स्थिति 0 है तो x ये 0 हो जाएगा और ये x ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति 0 थोड़ी लेके चल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि t बराबर 0 पे इन दोनों जो वस्तुएं हैं a और b, इनके कुछ वेलोसिटी है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, इनकी कुछ पोजीशन है जिनको हमने एक्स ए और एक्स बी नाम दिया है ना। तो बस x की जगह मैंने x माइनस एक्स नॉट रख दिया, ये एक्स नॉट जब इधर गया तो पॉजिटिव हो गया, ये v बार टी ऑलरेडी है, बार लगा लीजिएगा, मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ पहले a पार्टिकल के लिए कि किसी टाइम t पर इसका कितना स्थिति होगी, तो एक्स ए टी कितनी होगी, एक्स ए 0, एक्स ए 0 का मतलब समझ गए आप क्या है, एक्स ए 0 का मतलब है t बराबर 0 पे इसकी पोजीशन, ठीक है। आप लोग अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, t बराबर 0 पर वस्तु a की स्थिति सदिश है या स्थिति है। सिमिलरली एक्स ए टी का मतलब क्या है, t बराबर t पर a की स्थिति, ठीक है। चलिए, तो ये कितना हो गया, एक्स ए 0 प्लस वी ए, अब इसका औसत वेग कितना माना है हमने, वी ए और टी हो गया। चलिए सिमिलरली एक्स बी टी कितना हो जाएगा, एक्स बी 0 प्लस वी बी टी हो गया। अब देखिए वस्तु ए और बी के मध्य विस्थापन, अब हम क्या निकाल रहे हैं कि ये जो दोनों वस्तु हैं इनके मध्य कितना विस्थापन हुआ। चलिए वो कैलकुलेट करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, पहले हम निकालेंगे ए के सापेक्ष बी का विस्थापन। देखो अब इसको भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे भाई, अभी वेग के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ लेंगे, विस्थापन आ रहा है तो विस्थापन। तो ए के सापेक्ष बी का विस्थापन,
वेग की कंडीशन में क्या बोलेंगे इसको, अगर ये वेग हो तो b का वेग a के सापेक्ष, यहाँ विस्थापन है तो a के सापेक्ष v का विस्थापन लिख लेना, ये a के सापेक्ष b का विस्थापन। ओके चलिए, तो कितना होगा बताया था, पहले में से दूसरे को घटा दो तो एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी, ये दोनों वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, यहाँ पुट कर दीजिए, एक्स बी ज़ीरो वी बी टी माइनस एक्स ए ज़ीरो और माइनस यहाँ भी आएगा तो माइनस वी ए टी। अब ये जो t बराबर 0 समय पर है इनको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, वेग और t को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोग कर लेंगे, कोई हार्ड कैलकुलेशन, ये सब कुछ किया हुआ है। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसको देखकर आपको क्या लग रहा है, हमने अभी निकाला a के सापेक्ष b का विस्थापन, तो यहाँ आ रहा है वी बी माइनस वी ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वेग है वी बी माइनस वी ए वो क्या है, वो है a के सापेक्ष v का वेग, हुआ नहीं हुआ भाई, वी बी ए कैसे लिखते हैं इसको, वी बी माइनस वी ए लिखते हैं या नहीं, यानी कि इस चीज़ का मतलब क्या है, यही तो है, और ये क्या होता है a के सापेक्ष b का वेग, यही तो होता है। तो बताओ यहाँ से वस्तु a से देखते हैं तो वस्तु v का वेग कितना दिखाई दिया, वी बी माइनस वी ए। सिमिलरली वस्तु v का वेग हो गया वी बी ए, वी बी माइनस वी ए, ठीक है। आप लोग वेक्टर भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। चलिए सिमिलरली जब हम अभी हमने एक्स बी ए निकाला है ना, ये देखिए, अब अगर आप एक्स ए बी निकालोगे तो आपको यहाँ मिलेगा वी ए माइनस वी बी मिलेगा, आप लोग करके देखिएगा आपको यही मिलेगा, यहाँ बार बार करने की ज़रूरत है नहीं हमें, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिमिलरली वस्तु ए का वेग बी के सापेक्ष कितना हो जाएगा, वी ए बी वी ए माइनस वी बी, हो गया। और बताओ यही फॉर्मूले हमने पढ़े थे नहीं पढ़े थे, अभी हम थोड़ी देर पहले यही तो डिस्कस कर रहे थे बच्चों, कर रहे थे ना। और देखो ये हमने डेरिवेशन से भी निकाल लिए ना, तो बस आपको यही फॉर्मूले याद रखने हैं। डेरिवेशन तो हो सकता है एग्जाम में आ भी जाए, वैसे मेनली इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए अब आप अगर वी बी ए और एक वी ए बी और वी बी ए इन दोनों को देखोगे तो अगर माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये दोनों परिमाण में तो बराबर होते हैं लेकिन दिशा में कैसे होते हैं, नेगेटिव साइन आ रहा है, इट मीन्स ये दिशा में अपोजिट होते हैं। और बताओ लॉजिकल भी हमने ये चीज़ समझी नहीं समझी भाई, ये अगर 7 से आगे बढ़ रहा है ये 2 से, तो इसके सापेक्ष इसका पॉजिटिव में होगा और इसके सापेक्ष इसका उतना ही था लेकिन नेगेटिव में था, करा था ना अभी हमने पी क्यू 2 वस्तुएं ली थी, देखिएगा उसको, उनके मैग्नीट्यूड सेम आ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ क्या अलग आ रहा था, दिशाएं अलग आ रही थी, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे आ भी गई। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए मुझे पता है ये टॉपिक बहुत लेंदी हो चुका है, लेकिन समझने में देखा जाए तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है ना, और आपको सिर्फ इसका फंडा ही समझना है, एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो ठीक है हमें करनी होती है कि फिजिक्स में डेरिवेशन तो हमें करने ही होते हैं, लेकिन मेन है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या था जो हम ऑलरेडी समझ के आ चुके हैं। अब हम करते हैं इसके केस। पहला केस है अगर वी बी और वी ए बराबर हो, यानी कि जितना v का वेग है वस्तु b का उतना ही a का हो, तो क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, बताओ 0 होगा नहीं होगा, होगा, ठीक है। तब इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 कौन सी है हमारी, ये वाली, ये जो हमारी मैन इक्वेशन है, इसमें ये टर्म 0 हो गई तो ये जो चीज़ है वो कितनी आ गई, एक्स बी माइनस एक्स ए, ठीक है। तो ये रही वो चीज़, एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी बराबर एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0। चलिए अब देखिए इक्वेशन 8 से स्पष्ट है कि इस स्थिति में, कब, जब दोनों वस्तुओं का वेग बराबर हो, उस कंडीशन में क्या होगा, वस्तुएं सदैव एक दूसरे से स्थिर दूरी पर रहेंगी, और अगर उनका एक्स-रे ग्राफ खींचा जाए तो वस्तुओं की दूरी सदैव एक दूसरे से स्थिर दूरी पर रहेगी, कभी दूरी चेंज नहीं हो रही है। तो बताओ आपको ग्राफ में कैसी रेखाएं मिलेगी, 2 पैरेलल लाइंस मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस के बीच का गैप हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो इस कंडीशन के लिए ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए वी ए बराबर वी बी हो जाए तो दोनों वस्तुओं का एक्स-रे ग्राफ कैसा होगा। तो अगर दोनों का वेग समान है तो दोनों सदैव क्या होंगी, एक दूसरे से स्थिर दूरी पर होंगी। जब स्थिर दूरी पर होंगी तो वो कैसी हमें रेखाएं मिलेंगी, एक्स-रे ग्राफ में पैरेलल लाइंस मिलेंगी, ठीक है। चलिए अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ये रहा इसका ग्राफ,
कि अगर ए वस्तु ये रही, बी ये रही, मान लीजिए ए शुरुआत में 10 पर थी, बी 20 पर थी, तो ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे, हमेशा ये ऐसे ही जाएंगे। ठीक है, तो बताओ हर पॉइंट के ऊपर इनके बीच का गैप समान है, यानी कि इनके बीच की दूरी समान है। यहाँ अपेक्षिक वेग VAB और VBA शून्य होंगे। क्यों? क्योंकि VA और VB बराबर हैं, तो आप चाहे से VAB निकालो चाहे से VBA निकालो, जीरो आएगा ही आएगा। भाई वो ट्रेन वाला एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ट्रेन में दो व्यक्ति बैठे हैं तो दोनों का एक दूसरे के सापेक्ष वेग क्या होगा? जीरो, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से गति कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड है, यदि ए का वेग ज़्यादा हो जाए बी से, यानी कि जो पहले वाली वस्तु है उसका वेग है ज़्यादा और दूसरी वाली वस्तु का वेग है कम, तो अगर आप VB माइनस VA निकालोगे तो बताओ ये नेगेटिव आएगा नहीं आएगा? आएगा ना भाई, इसका जो वेग है वो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव आएगा, आएगा। अर्थात एक वस्तु के ग्राफ का ढाल, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक जो वस्तु है उसके ग्राफ का यदि हम स्लोप निकालें, ठीक है, तो दूसरी वस्तु के स्लोप की अपेक्षा हमें अधिक मिलेगा। नेगेटिव हो रहा है ना, नेगेटिव का मतलब होता है स्लोप अधिक हो जाना दूसरे के सापेक्ष। ठीक है, तथा दोनों ग्राफ, और जो दोनों ग्राफ हैं वो किसी ना किसी एक कॉमन पॉइंट के ऊपर मिलेंगे ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो हम अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके करते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए VA आपको दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकेंड और इसकी पोजीशन भी दे रखी है t बराबर 0 पे, ये 10 मीटर पर है। चलिए, VA बड़ा है VB से, यानी कि हमें इससे कम वेग लेना पड़ेगा। VB को मैंने मान लिया 10 मीटर प्रति सेकेंड और इसकी पोजीशन है 40 मीटर पे। ठीक है, चलिए इक्वेशन 4 जो थी ना हमारी मेन इक्वेशन, वहाँ पे हमने जब रख दिया A के सापेक्ष V की स्थिति देख रहे हैं, तो XB माइनस XA प्लस VB माइनस VA इंटू T, ये था फॉर्मूला। ठीक है, रख दीजिए। तो हमें वो टाइम निकालना है जिस पर दोनों वस्तुएं मिल रही है। तो जिस टाइम के ऊपर दोनों वस्तुएं मिलती हैं, ठीक है, उस कंडीशन में उनकी रिलेटिव जो स्थिति होती है वो जीरो होगी। भाई मिल रही है तो अब रिलेटिव स्थिति जीरो होगी नहीं होगी? भाई दोनों क्रॉस कर रही है तो रिलेटिव स्थिति उस कंडीशन में क्या होगी? जीरो, यानी कि ये कंडीशन, ये चीज़ क्या हो जाएगी? जीरो। तो अब हमें वो टाइम निकालना है कि किस टाइम के ऊपर ऐसा हो रहा है। हमने सब कुछ वैल्यू रख दी, 40 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 20 इंटू टी बराबर 0। यहाँ से जब आप टी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 3 सेकंड, यानी कि टी बराबर 3 सेकंड के ऊपर दोनों वस्तुएं एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसका ग्राफ आएगा ऐसा, ये देखो, ये बी वस्तु थी जिसकी शुरुआत स्थिति कितनी थी? 40। ये ए वस्तु है जिसकी कितनी है? 10। टी बराबर 3 के ऊपर ये मिल रही है, तो ये रहा टी बराबर 3। कॉमन पॉइंट आया नहीं आया? अब कॉमन पॉइंट से ये तो चल गई आगे और दूसरी चल गई पीछे। ठीक है, यानी कि जो ए वस्तु है वो तो आगे की ओर निकल गई इस पॉइंट के बाद, और ये वाली वस्तु इधर की ओर। ठीक है, यानी कि ए आगे बढ़ चुकी है बी की अपेक्षा। तो ये हो गया इसका ग्राफ। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से 3 सेकंड के ऊपर हमने निकाल लिया। अब अगर मैं XAT और XBT निकालूं, मतलब अब t बराबर 3 सेकंड के ऊपर इनकी क्या पोजीशन होगी वो निकालूं, तो आप लोग वैल्यू रख दीजिए 10 प्लस 20 इंटू 3। ठीक है, कौन सा वाला फॉर्मूला है ये है x0t प्लस v बार इंटू टी, जो हमने करा था ना वो वाला फॉर्मूला है। वहाँ रखी तो 70 आया, इसकी भी निकाली तो 70 आया। बताओ दोनों का विस्थापन सेम आया नहीं आया? तो हम यही तो कह रहे हैं कि जिस टाइम पर ये मिलेंगी उस कंडीशन में दोनों एक ही दूरी पर होंगी, मतलब एक दूरी पर होंगी, इसलिए इनकी रिलेटिव हमने क्या मानी थी? जीरो। यानी कि 70 मीटर के बाद में वस्तु ए वस्तु बी से क्या करेगी? आगे निकल जाएगी। और यही हमारे ग्राफ में, ये देखिए, ये रहा 70। ये ग्राफ थोड़ा सा इधर आएगा, ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा सही कर लेना, ये 70 से गुजरेगा। ठीक है, ये तो क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। ये जब आप इसको एग्जैक्टली बनाओगे सारी वैल्यू रख के, तो ये 70 से ही गुजरना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने निकाला है कि इसी कंडीशन पर और इतने टाइम पर ये मिल रही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो यहाँ VBA, अगर मैं VBA निकालूँ तो कितना आएगा? VB माइनस VA। VB कितना है? 10। VA कितना है? 20। तो कितना आ रहा है? -10 मीटर प्रति सेकेंड। VBA नेगेटिव आया और VBA जो होता है वो नेगेटिव होता है VAB। भाई दोनों एक दूसरे के सापेक्ष वेग क्या होते हैं?
अपोजिट होते हैं, तो ये आ जाएगा, अगर ये -10 है तो ये कितना आ जाएगा, +10। ठीक है, चलिए अब करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, यदि VA तथा VB, जो हमारे VA और VB है वो अपोजिट हो, यानी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। विपरीत चिन्ह का मतलब क्या हुआ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में गति कर रही है। ठीक है, चलिए वस्तु मान लीजिए कि अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया हम उसको ही कंटिन्यू करते हैं, बस यहाँ पे VA और VB के साइन चेंज कर देंगे, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव ले लेंगे। अब 10 मीटर है, VA हमने 20 माना है, VB कितना है 40, तब के और VB जो हमने 10 माना था ना लास्ट में, उसको -10 ले लिया, क्योंकि हम विपरीत वाला केस कर रहे हैं। तो बताओ ये अपोजिट हुए नहीं हुए, हुए ना। तो अब हमें वो टाइम निकालिए जिस पर दोनों वस्तुएं मिल रही है, तो वही XBA T 0 होगा उस कंडीशन के लिए, वही इक्वेशन हमारी 4, उसमें आप वैल्यू रखेंगे, रख दी, और T बराबर आएगा 1 सेकेंड, यानी कि T बराबर 1 सेकेंड पर दोनों वस्तुएं जो विपरीत दिशा में गति कर रही थी वो मिलेंगी एक बार तो। ठीक है, अब A के सापेक्ष V का वेग निकाल लेते हैं। VA भी निकाला तो VB माइनस VA, VB कितना है -10, माइनस ऑलरेडी है, VA प्लस का 20 है, इसको सॉल्व किया तो -30 मीटर प्रति सेकंड आया। ठीक है, और ये होता है -VAB के। इनके परिमाण निकाले तो 30 और 20, इनके परिमाण निकाले। अब आप निकालोगे, जैसे हमने VBA निकाला है ना, वैसे ही VAB आप निकालिए। VAB आप निकालोगे तो सिर्फ विद नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि प्लस का 30 मीटर प्रति सेकंड आएगा। आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, यानी कि इनके परिमाण तो बराबर आए हैं, लेकिन दिशाएं क्या है, विपरीत है। चलिए, और जो VA और VB है, ठीक है, उनके मोड निकाले। मोड का मतलब समझते हो ना, सिर्फ परिमाण, तो 20 है और 10 है। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, एक चीज़ नज़र आ रही है और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी नज़र आ रहा है। VAB का मोड ले लो, चाहे से VA का मोड ले लो या VB का, इन तीनों चीज़ों को देख के, या फिर VBA ले लो, कुछ भी ले लो भाई, मोड तो दोनों का सेम ही रहेगा इनका, केवल साइन ही तो चेंज हो रहा है। यहाँ से एक चीज़ नज़र आ रही है हमें, वो क्या, कि जो ये रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है ना एक के सापेक्ष दूसरे की, वो इन दोनों की वेलोसिटी से क्या है, ज़्यादा है या नहीं। देखो ये 20 थी, ये 10 थी, लेकिन ये 30 आई है, तो बताओ इन दोनों की वेलोसिटी से ज़्यादा है या नहीं, है ना। इट मीन्स यहाँ पर इसका क्या मीनिंग हुआ आप वो समझिए, और आपने ये चीज़ ऑब्जर्व भी करी होगी। आप जब ट्रेन में बैठे होंगे तो आपने ये चीज़ डेफिनेटली ऑब्जर्व करी होगी, वो ये कि अगर A और B मेरी दो रेलगाड़ियाँ हैं, क्या है, A और B जो हमने वस्तुएं मान रहे थे, अगर वो दो रेलगाड़ियाँ हैं तो किसी एक रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा है और वो दूसरी रेलगाड़ी को देखेगा तो उसको वो बहुत तेज़ जाती हुई दिखाई देती है। और बताओ ऐसा सच में होता है, नहीं होता। अगर आप किसी रेलगाड़ी के अंदर बैठे हो, दूसरी रेलगाड़ी आपको क्रॉस करती है, तो आपने देखा होगा कि आपको ऐसा लगता है कि वो कितनी तेज़ स्पीड से जा रही है, जाती है या नहीं, होता है ना एक्चुअल में। तो वो इसी वजह से होता है। क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों रेलगाड़ियों के वेग ये आए, लेकिन जब हमने इनके रिलेटिव निकाले तो वो इनके वेग से अधिक आए, इसीलिए हमें हमारे सापेक्ष दूसरी रेलगाड़ी हमें तेजी से जाते हुए दिखाई देगी। सिमिलरली दूसरी रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसको हमारी रेलगाड़ी तेजी से जाती दिखाई देगी। ठीक है, आया ना समझ में। चलिए, तो ये था इसका इम्पोर्टेंट रिजल्ट। और इसका अगर ग्राफ खींचा जाए तो ये होगा T बराबर 1 सेकेंड में मिल रही है। ठीक है, ये 40 से है तो ये एक अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट जा रही है ना, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये कॉमन बिंदु पे मिल रही है। ठीक है, अब आपको तो फॉर्मूले पता होने चाहिए। VBA का मतलब होता है, आप वेक्टर भी लगा लीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा, VB माइनस VA। VAB का मतलब होता है VA माइनस VB। VBA इसके परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होता है। अब एक चीज़ आप और सुन लीजिए, ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये केवल तभी सही होंगे जब हमारे जो VA और जो VB है ना, जो हम ले रहे हैं, वो तात्क्षणिक वेग होने चाहिए। अब तात्क्षणिक वेग क्या होता है, ये हम स्टडी कर चुके हैं ना, कि किसी पर्टिकुलर क्षण पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्षण पे हम बात कर रहे हैं, उस कंडीशन के लिए ही ये फॉर्मूले सही होंगे। तो बच्चों, इसके साथ हमारा रिलेटिव वेलोसिटी वाला टॉपिक ख़त्म होता है। बहुत लेंदी हो गया, लेकिन था बहुत इंटरेस्टिंग, था ना। मतलब हमने इसमें वो चीज़ें पढ़ी जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते आ रहे थे, लेकिन हमें उसका मीनिंग पता नहीं था। और अब आप इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन
इजीली कर सकते हो। इतना मुझे उम्मीद है कि इतना समझने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।